नमस्कार बच्चों, पुनः आपका मेरे चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है लक्षणा शब्द शक्ति। यानी आज हम शब्द शक्ति के अंतर्गत लक्षणा शब्द शक्ति की चर्चा करेंगे, जो काव्य लक्षण के अंतर्गत आता है। इसके पहले वीडियो में मैंने अभिधा शब्द शक्ति का जिक्र किया था और आज पुनः हमारी चर्चा का जो मुख्य विषय है वह है लक्षणा शब्द शक्ति। आज हम जानेंगे कि काव्य में लक्षणा शब्द शक्ति की क्या अहमियत है, कैसे इसका प्रयोग होता है और लक्षणा शब्द शक्ति क्या है। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा है बच्चों कि वाच्य यानी मुख्य अर्थ बाधित असंगत होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जिस शक्ति से मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ की प्रतीति होती है उसे लक्षणा कहते हैं। अब इस परिभाषा को अलग अलग हम चरणों में समझेंगे और जानेंगे कि आखिर लक्षणा शब्द शक्ति क्या है। साथियों, हमारा मकसद यहाँ है लक्षणा शब्द शक्ति की सही जानकारी देना, जानकारी वितरित करना, साझा करना, ताकि आप बखूबी लक्षणा शब्द शक्ति की मूल भावनाओं से परिचित हो, मूल तथ्यों से परिचित हो, आपको कोई कठिनाई न हो। जैसा कि मैंने कल बताया था कि अभिधा के बारे में और आज यहाँ लक्षणा की चर्चा हो रही है। इसमें ये बात कही गई है कि वाच्य यानी मुख्य अर्थ बाधित होने पर, यानी जब मुख्य अर्थ की प्रतीति नहीं होती तो जाहिर सी बात है कि शब्द के दूसरे अर्थ लिए जाएंगे। यहाँ वही बात की जा रही है बच्चों कि मुख्य अर्थ बाधित होने पर, असंगत होने पर, जब मुख्य अर्थ से हमारा काम नहीं चलता, उन स्थितियों में क्या होता है, रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण, रूढ़ि जो पारंपरिक बातें हैं, जो पारंपरिक रूप से चली आ रही है, या तो उसके कारण या प्रयोजन, क्योंकि प्रयोजन हर व्यक्ति का अलग अलग हुआ करता है और उसके शब्द उसी के अनुसार उस साचा में तब्दील हो जाते हैं। तो इन दोनों स्थितियों में रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण शक्ति से मुख्य अर्थ से संबंध अन्य अर्थ की प्रतीति होती है। यानी रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जो शब्द वाकई होना चाहिए उसमें परिवर्तन होता है और वह मुख्य अर्थ से संबंध दूसरा अर्थ हो जाता है, गौण अर्थ हो जाता है। और इसी परिवर्तन को, इसी रूपांतरण को हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी शब्दों का लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। किस आधार पर? रूढ़ि के आधार पर अथवा प्रयोजन के आधार पर। तत्संग जो परिस्थितियां हुआ करती है, जो साहित्यकार का, रचनाकार का जो प्रयोजन होता है उसके अनुसार उसके शब्द बदल जाते हैं, स्थितियां बदल जाती है, संदर्भ चित्र बदल जाता है और पाठक भी उसी के अनुसार उसमें उसके भाव को ढूंढने की कोशिश करता है। तो यहाँ बच्चों हमने जाना कि वाकई लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा क्या है। तो इस शब्द शक्ति के अंतर्गत दो तीन मुख्य बातें हैं जो उभर कर आ रही है। यदि उस पर हम क्रमिक ध्यान दें, उसकी चर्चा करें, तो और भी स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर लक्षणा शब्द शक्ति क्या है। क्योंकि शब्द की शक्तियां उसके आंतरिक मूल्यों को हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। जैसा कि कल मैंने बताया था कि पढ़ने लिखने किसी भी काम करने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी तरह
शब्द से अर्थ अच्छे निकले, इसके लिए भी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है और इसी को शब्द शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। मैंने अविद्या के संदर्भ में भी पढ़ा और हमारी चर्चा का जो विषय है वह है लक्षणा शब्द शक्ति। आज हम लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर लाक्षणिक अर्थ कैसे लिया जाता है। तो बच्चों, इस परिभाषा को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया कि किस तरह मुख्य अर्थ बाधित होने पर, असंगत होने पर, रूढ़ि अथवा प्रयोजन के अनुसार जब मुख्य अर्थ से संबंध अन्य यानी गौण दूसरा अर्थ लिया जाता है, दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है, तो उसे ही हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इतनी बात जब स्पष्ट हो जाती है तो उसके बाद इसको हम 2-3 मुख्य बिंदुओं के आधार पर और भी स्पष्टता के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है, क्योंकि शब्द की शक्तियों को थोड़ा बड़े ही धैर्य के साथ समझने की आवश्यकता होती है। जल्दीबाजी में ये विषय ना ही समझाने की बात है ना ही समझने की बात है। थोड़ा गांभीर्य लेकर इसे समझने का प्रयास किया जाए तो हम बखूबी समझ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। और वैसे भी बच्चों, हमारा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से कि आपको किसी विषय की सही जानकारी देना, आप तक सही जानकारी पहुंचाना, ताकि आप लाभान्वित हो और दूसरे को भी लाभान्वित करें। तो यहाँ इस परिभाषा की चर्चा के उपरांत हमने 2-3 मुख्य बिंदुओं को आपके सामने लिखने का प्रयास किया है, प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, ताकि आपकी सारी शंकाएं दूर हो सके, आपकी समस्याओं का निवारण हो सके। तो आपने देखा कि जैसे कि मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होती है, बिल्कुल इस बात को याद रखना है कि लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत जो शब्द का मुख्य अर्थ है वह धूमिल पड़ जाता है, असंगत पड़ जाता है, यानी उसमें बाधा उपस्थित करती है। यानी मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का संबंध हमारे सामने दृष्टिगोचर होने लगता है। मुख्य अर्थ को लक्ष्य करके हम प्रस्तुत करते हैं, यानी उसकी गौण अर्थ को लेते हैं। और तीसरी जो स्थिति है, रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण परिवर्तन। रूढ़ि यानी परंपरा और प्रयोजन यानी अतिशयता को दिखाना, क्योंकि साहित्यकार के प्रयोजन अलग अलग हुआ करते हैं, अलग अलग स्थितियां होती है और उन संदर्भों के अनुसार काव्य की रचना होती है। तो इसी को ध्यान में रखकर हमारे आचार्यों ने काव्य लक्षण के अंतर्गत शब्द की शक्तियां जो निर्धारित की, उसका मूल उद्देश्य यही है। क्योंकि रचनाकार के लिए समय, देश काल, परिस्थितियां, इन तमाम में बदलाव होता रहता है और शब्दों के उसी तरह से अर्थ लिए जाएं, ये समय की मांग होती है। और इस समस्या को दूर करने के लिए शब्द शक्ति की अहमियत महसूस की गई, इसके प्रयोग को बल दिया गया, इसे बढ़ावा मिला। तो बच्चों, यहाँ पर हमने बखूबी देखा, समझा कि आखिर लक्षणा शब्द शक्ति क्या है। बिल्कुल ही संक्षिप्त में एक बार पुनः मैं आपको इसे समझाने का और प्रयास करूं, ताकि आपकी कठिनाई रहे ही नहीं, बिल्कुल ही समाप्त हो जाए कि लक्षणा के अंतर्गत मुख्य अर्थ में बाधा पड़ती है, इसलिए मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ संबंधों की बात आती है। और रूढ़ि अथवा प्रयोजन के अनुसार यानी परंपरा या फिर संदर्भगत अतिशयता को दिखाने के लिए इसके गौण अर्थ लिए जाते हैं। गौण अर्थ की जहाँ प्रतीति होती है वही लक्षणा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि अभी तक मैंने अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीकों से आपको लक्षणा शब्द शक्ति ही समझाने का प्रयास किया है, ताकि आपकी कठिनाई दूर हो सके। उसके बाद लक्षणा के भेद जब हम जान गए कि लक्षणा शब्द शक्ति क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रयोग कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों इसलिए होता है क्योंकि जब मुख्य अर्थ नहीं निकलता हुआ दिखता, असंगत दिखता है, ऐसी स्थिति में उसके लाक्षणिक अर्थ लिए जाते हैं, इसलिए इसका प्रयोग होता है। यदि ऐसा प्रयोग नहीं होता तो फिर काव्य रचना में रचनाकारों को, कलाकारों को, साहित्यकारों को तरह तरह की कठिनाइयां होती
और उन कठिनाइयों के निवारण को उद्देश्य बनाकर शब्द शक्ति की महत्ता स्वीकार की गई, जिसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं। अब इसके बाद साथियों हम पढ़ेंगे लक्षणा के भेद। लक्षणा के 6 भेद हैं: गौरी लक्षणा, शुद्धा लक्षणा, आपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सारूपा लक्षणा, सध्यवसाना लक्षणा। ये 6 लक्षणा के भेद हैं और इनके काम भी अलग अलग हैं। इनके कामों की भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि लक्षणा की जो भेद हैं कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में काव्य में इनका प्रयोग होता है, क्योंकि इसी प्रयोग के आधार पर ही इसे अलग अलग भेदों में रूपांतरित किया गया है, विभाजित किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, ताकि हम मुक्त होकर साहित्य रचना में साहित्य के अलग अलग अंगों का परिचय दे सकें और पाठक भी उसके अर्थ को बखूबी आत्मसात कर सके, समझ सके, उसका रसास्वादन कर सके। यही पाठक का उद्देश्य होता है और जो साहित्यकार होता है उसका भी यही उद्देश्य होता है, क्योंकि साहित्य समाज के लिए रचा जाता है और उसका लाभ यदि समाज को न मिले तो फिर वैसे साहित्य का कोई मूल्य नहीं है, फिर वह 100 के समान हो जाता है। तो मैंने यहाँ कहा लक्षणा के भेद, और इसके अंतर्गत बच्चों गौरी लक्षणा यानी सादृश्य संबंध। गौरी लक्षणा के अंतर्गत सादृश्य संबंधों की चर्चाएं की जाती हैं। शुद्धा लक्षणा के अंतर्गत सादृश्येतर संबंध यानी सादृश्य होने के बाद के संबंधों की चर्चा की जाती है। आपादान लक्षणा मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों की हम बात करते हैं इसमें। लक्षण लक्षणा में सिर्फ लक्ष्यार्थ की बात होती है। सारूपा लक्षणा में विषय और विषयी दोनों की चर्चा होती है और सध्यवसाना लक्षणा में विषयी केवल विषय की चर्चा होती है। तो इस तरह से बच्चों इस लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत लक्षणा के भेद निर्धारित किए गए हैं और ये भेद निस्संदेह प्रयोग के आधार पर किए जाते हैं, क्योंकि काव्य रचना के अंतर्गत, काव्य लक्षण के अंतर्गत जब शब्द शक्तियों की बात आती है तो उसकी स्थितियां परिवर्तित हुआ करती है और उसी परिवर्तन को ध्यान में रख करके लक्षणा के भेद निर्धारित किए गए हैं, ताकि हमें समझने में कोई कठिनाई न हो और साहित्यकार को काव्य रचना में भी कोई कठिनाई न हो। दोनों तरफ की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ऐसे मानदंड स्थापित किए जाते हैं ताकि साहित्य को सरल और सहज बनाया जा सके, बोधगम्य बनाया जा सके, सबकी पहुंच के अनुरूप बनाया जा सके। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपने लक्षणा शब्द शक्ति को बखूबी समझ लिया है। यदि आपकी कोई परेशानी होगी तो उसका निवारण अवश्य किया जाएगा। इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए मेरी समझ से, क्योंकि लक्षणा के जो मुख्य बिंदु हैं उनको मैंने यहाँ अलग कर दिया है। मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होती है, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ संबंधों की बात आ जाती है और रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर उसके हम गौण अर्थ लेते हैं, यानी अन्य अर्थ लेते हैं, अन्य अर्थ की प्रतीति होने लगती है और तब उसे हम लक्षणा शब्द शक्ति के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें लक्ष्यार्थ की ही बात की जाती है। उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। निस्संदेह आप अपने दोस्तों से शेयर और सब्सक्राइब करेंगे ताकि और भी नई जानकारियां आप तक पहुंचती रहे और इसका लाभ आप उठाते रहें, दूसरों को लाभान्वित करते रहें। धन्यवाद बच्चों।